हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का 5 जनवरी का पेपर नंबर 2 शिफ्ट 2 का पार्ट 2। ठीक, कौन सा है ये? 5 जनवरी शिफ्ट 2 और उसका पार्ट 2 मतलब इससे पहले 50 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहे। हम आपको ऐसा सिखा देंगे कि एनटीपीसी तो आराम से पार कर लेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 पुस्तकों का मूल्य 560 रुपए है। तो ऐसी 56 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, जो हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को फ्री में बता देता हूँ फटाफट फटाफट। तो आपको दिख रहा है कि 10 का प्राइस कितना है, 560 है। तो 56 का प्राइस कितना होगा? आपको दिख रहा है 1 का प्राइस 56 हो गया। 56 का प्राइस पूछा है तो 56 से मल्टीप्लाई करें। जब ए का मूल्य 56 रुपए है तो 56 का मूल्य कितना होगा? 56 से गुणा करके पता चलेगा। 31 36 हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं आपको। ठीक, आज बस करते हैं 51 से स्टार्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 sin a cos a। आपको दिख रहा है प्लस 2 sin a से 2 sin a cos a कट जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। कैसे? आपको ये दिख रहा होगा ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 2 sin a cos a। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, साइन को एस और कोस को सी। आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस के 2ab से माइनस के 2ab नहीं कट जाएगा? क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपको पता है 1 होता है। वैल्यू क्या आ गई? 1। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो मैं पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक, ये समझ में आ गया हो वो वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 sin a cos a, ये तो होगी होल स्क्वायर खोलने के बाद, माइनस 2 sin a cos a। ये रखा है पहले, इससे ये कट जाएगा, वहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। प्लस के 2 sin a cos a में तो माइनस 2 sin a cos a गई तो जीरो बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। 1 प्लस जीरो कितना हो जाएगा? 1। ऐसे था ये। तो एग्जाम में पूरा नहीं करेंगे, दिख रहा है आपको प्लस 2 sin a cos a निकलेगा, इससे तो ये कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 में जीरो जोड़ेंगे तो 1 ही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो 100 साल से कम के होते हैं उन्हें क्या करते हैं? अस्तित्व में, उन्हें प्राचीन कहा जाता है। जब भी 100 साल से कम के, 100 साल वर्ष से अस्तित्व में है, मतलब कम से कम 100 साल के तो होने ही चाहिए वे, उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्राचीन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 53, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है? तो बाह्य निरीक्षण निकाय कौन सा होता है? संयुक्त निरीक्षण निकाय को ही बाह्य निरीक्षण निकाय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय किस देश में है? आपको पता है फिलीपींस मनीला में क्या है? एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस मनीला। आपको फिलीपींस में मिलकर मनीला मिल जाए तो भी सही है, और फिलीपींस मनीला पूरा मिल जाए तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की क्वेश्चन बात करते हैं। कोड इसमें बताना, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर समरूप होंगे। आपको मैंने बताया था, या तो उनका जो होता है परिमाप हाफ होगा, मतलब मान लो ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ए बी सी, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर। यदि इनका परिमाप 14 है तो ये 28 होगा। ये मान लो ये 7 है, ये 12 14 होगा। ये मान लो ये 7 है, ये 14, मतलब कुछ ना कुछ इनमें रेशियो होगा। 1/2 का हो, 1/3 का हो, 2/4 का, मतलब जो भी हो कुछ ना कोई एक रेशियो होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या बता रखा है उन्होंने। ये बोल रहे हैं कि एंगल ए 50 है, एंगल बी 70 है, एंगल सी 60 है। अब ये एंगल ए की कंपेयर एंगल पी से होगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका कितना है? आप बोलेंगे जब सेम का सेम है तो फिर एंगल बी की कंपेयर एंगल क्यू से होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो ये भी तो सेम का सेम होना चाहिए था, मतलब 1/1 का रेशियो होता। जब ये 1/1 में है तो ये 1/1 में होना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं। इसकी बात कर लेते हैं। एंगल ए बी भुजा दे रखी है 3, मान लो ये दे रखी है 3, तो फिर इसकी कंपेयर किससे होगी? पी क्यू से होगी। इसकी कंपेयर इसी के साथ तो होगी, आप बोलोगे सही बात है। तो कितना होना चाहिए था? अब ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 7.5। ठीक, तो ये इसकी कंपेयर इसके साथ होगी ए बी की
इसके PQ के साथ, तो कितना है इसका, आप बोले 1.5 टाइम्स है ना, 1.5 गुना है। ये भी इसका 1.5 गुना होना चाहिए था, क्योंकि इसने बोला BC, ये है BC, तो इसकी कंपेयर QR से होगी, तो ये 1.5 गुना है नहीं, यहाँ तो 1 गुना हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तीनों में सेम होगा, जो इसमें होगा वो इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, ये रेशियो होंगे आपस में। आप बोल रहे हो, देखो AB 2.5 है, AB कितना दे रखा है 2.5, ये है 2.5, ठीक, 2.5, और इसकी कंपेयर करेंगे PQ से, मतलब ये है 5, मतलब 2 गुना है इसका ये, ठीक, मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो गया 5। तो आप बोलोगे BC कितना है 4.5, तो ये इसका क्या होगा, 2 गुना होगा, 9 होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, 2 गुना है। ये भी इसका 2 गुना है, देखो मल्टीप्लाई टू, ये कितना होगा 1:2 में आ गया ये, यही आंसर हमारा सही होगा। आई होप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो फिर से इसको रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। परिमाप वाले से पूछा था, एक भुजा की परिमाप दे रखा था, भुजा पूछी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ग 920 और 120 150 के मध्य बिंदु का योग क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, फिर इन आपस में जोड़ दो, मतलब क्या, 90 प्लस 120 अपॉन 2 प्लस 120 प्लस 150 अपॉन 2, ये होता है क्वेश्चन। कितना हो जाएगा ये, 210 अपॉन 2 प्लस 270 अपॉन 2, कितनी टाइम चला जाएगा। आप बोले कुछ नहीं है, सीधे सीधे जोड़ लो इनको, एलसीएम सेम सेम है तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 270 और 210 कितना हो गया 480 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 240 आंसर। ये क्या होता है, मध्य बिंदु को निकालने का योग होता है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, उनका योग पूछा था, ये हमने आपस में जोड़ दिया। मध्य बिंदु कैसे निकला, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा, मध्य बिंदु निकल गया, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा, मध्य बिंदु निकल गया। पूछा मध्य बिंदु का योग क्या होगा, तो उनको आपस में जोड़ दो, ठीक। अगली बार पूछे मध्य बिंदु, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा, सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे छोटी वाली संख्या, उनका सम उनका हाफ, क्या होता है मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट निकल जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को एचेरी नाम दिया था। अवध रियासत को दिया था। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या शुरू की थी, भारत में रेल प्रणाली व्यवस्था शुरू की थी। सबसे पहली रेल कब बिछाई गई थी और कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 58, 2019 में 5वें इंडियन न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था। मुंबई में आपने देखा बहुत नई नई बिल्डिंग बनी होती है, बड़ी मस्त मस्त बिल्डिंग रहती है मुंबई में, तो न्यू बिल्ड कांग्रेस की बात करेगा तो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा A√2 5√2, मतलब A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू +7, ये +5, तो +5 +7 ही है। आप बोलेंगे कैसे कर दिया, अरे मेरे को यहाँ ये दिख रहा है 5√2 -7, तो मुझे दिख रहा है इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 49, तो नीचे तो आ जाएगा 1। क्या करना, हर के संयुग्म से गुणा कर दो, 5√2 +7, 5√2 +7 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो A+B A-B बन रहा है ना, A+B A-B, A² - B², तो ये क्या है 5.2, ये हमारा ए तो है 5√2 का स्क्वायर करेंगे 50 आएगा। कैसे, अरे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 कितना हो जाएगा 2, अब 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 25, 25 मल्टीप्लाई 2 50, फिर 7 मल्टीप्लाई 7 49, तो 50 में से 49 कितने बचा 1 आ गया। नीचे तो हो गया हमारे पास 1, ऊपर क्या बचेगा 5√2 +7। अब ये क्या है 5√2 +7, हमारे पास ऊपर आ गया ये, ठीक, 5√2 +7, ये हो गया। अब ये किसके इक्वल है, ये है, इधर लिख लेता हूँ, A√2 + B के इक्वल है, ठीक। किसके इक्वल होगा, A√2 + B के, A√2 कंपेयर 5√2 से कर देंगे, B की कंपेयर 7 से हो गई, तो A√2 = 5√2, √2 से √2 कटिए, A की वैल्यू आ गई 5, जो कि प्लस में है। ऐसी B की कंपेयर C से होगी, तो B = 7, तो मुझे पहले दिख गया था 5 और 7 इसका राइट आंसर हो, कैसे, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बनेगा 5√2, और हर के संयुग्म से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा +7, तो A√2 कंपेयर इससे करूंगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 5 आ गया, और B की वैल्यू 7 हो गई। ऐसे किया था मैंने, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, पूरा सोल्व नहीं करना, टाइम बचाओ और आगे बढ़ते जाओ। देखो पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, जो कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी मुंबई से थाने, ठीक, कब चली थी 1853 में। किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने, टाइम की बात है ये।
निम्न में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है? तो ठंडा का होता है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया ठंड लगती है तो हम कहते हैं पैंट लिया, कुछ तो लिया भाई, पैंट ही बना दे मुझे, जर्सी पर्सी ना है, कुछ तो दे, कुछ भी पहन लूंगा अपना ही, दे दे कोई कपड़ा, दे दे भाई, बहुत ठंड लग रही है। तो क्या पेंटागोनिया शीतकालीन मरुस्थल की बात करेगा तो। अगर बात करता है सहारा मरुस्थल तो क्या है ये? सबसे गर्म मरुस्थल होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है सहारा। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है ये। तो कहते हैं ना कि फ्री का ही सहारा है मुझे तो, अफ्रीका, फ्री का सहारा अफ्रीका। ठीक। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि दिए गए विकल्प में से अच्छा बताना है, ये ए है, ये एटी है, बी एटी है। पूछे क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के अंक के बराबर अच्छा में ज्यादा अंक देता है, मतलब मैक्स टू मैक्स नंबर्स किसको ऐड करने के बाद आएंगे। आपको दिख रहा है यहाँ भी बी, ए और टी हो गया, तो इक्वली हो जाएंगे। यहाँ बी एटी हो गया, यहाँ बी एटी हो गया, यहाँ बी एटी हो गया, तो सबका इक्वली आ गया। जिसमें ये आई आता है 9 पे, अगर बी एटी में 9 जोड़ूंगा तो 5 से तो ज्यादा ही आएगा, ये तो कम है। 19 इससे ज्यादा हो गया तो ये भी खत्म। और H8 19 सबसे ज्यादा है। आपको पता है बी ए टी का तो वैल्यू सेम ही आने की सबको जोड़ के। मान लो B1 B2 A1 T20, तो कितना हो गए? 23। 23 इसमें भी है, 23 इसमें भी आना है, 23 इसमें भी आना है, 23 इसमें भी आना है। सब में देखो ये रहा बी ए टी सब में 23 आना है। इसमें +9 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, इसमें +19 हो रहा है, इसमें +8 हो रहा है। आप समझदार है, सबसे ज्यादा सम इसका ही आएगा जिसमें 19 ऐड हो रहा है। यही आंसर है, पूरा नहीं करना होता भाई एग्जाम में। पूरा करोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का उपक्रम है? पता पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सीधी सी बात है, आगे बढ़ो। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो कोरोमंडल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है कोरोमंडल? इन दो राज्यों की भूमि है, ये है ना इधर करके ऐसे। ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कोरोमंडल हो गया। ठीक। और इधर क्या होते हैं पश्चिम में? इधर होते हैं, मैं बता देता हूँ, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। सबसे ऊपर काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार। ये होते हैं हमारे पश्चिम के, ये है पूर्वी का। दक्षिण पठार जैसे बोलते हैं डेक्कन प्लेटू में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी कैसी होती है? खनिज मिट्टी कह लेते हैं इसको, खनिज मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? खनिज मिट्टी बोलते हैं। तो काली मिट्टी की मात्रा क्या होती है इसमें? काली मिट्टी में मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर तक गहरी होती है। काली मिट्टी ट्रैप लावा से व्युत्पन्न होती है। किससे? ट्रैप लावा से व्युत्पन्न होती है। ठीक है, काली मिट्टी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दो गुना कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या को दो गुना कर दिया, ठीक है, वो इस प्रकार बने गोले और वास्तविक गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है कि गोले की त्रिज्या मतलब आर, और आर क्या होता है यहाँ पे? क्यूब होता है। गोले का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम 1/, गोले का होता है 4/3 πr3, 4/3 πr3, ये गोले का होता है। ठीक, 4/3 πr3। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसने बोला कि देखो इनका रेशियो बताना है, यहाँ पे R1 ये, और नेक्स्ट वाले में 4/3 पाई आर की, मतलब आर उसने कह दिया, मैंने दो गुना कर दिया, तो ये हो जाएगी 2r की क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? R³ रेशियो 8 r³। R³ से R³ कट गया, तो 1/8। ठीक है, 1/8। उसने पूछा इस प्रकार बने गोले और वास्तविक गोले का आयतन। तो ये तो नया वाला गोला है जिसकी 8 आई है, ये वास्तविक गोला है। तो उसने ये देखो ध्यान से, कभी ए लगा के आ जाओ और आंसर हो जाए गलत। उसने पहले पूछा नए गोले, तो 8 वाला पहले आएगा और वास्तविक गोला बाद में आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो बढ़ाई हुई है तो 8 आ गई, जो पहली वाली है वो 1 है। उसने पूछा पहले लेना है हमें नया वाला गोला, उसके बाद लेना है वास्तविक गोला, तो ये ध्यान रखना, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक, ये चीजें बहुत होती है एग्जाम में। और आप जल्दी के चक्कर में ऐसे जल्दी नहीं करनी, तरीके से जल्दी करनी है, कैलकुलेशन में जल्दी करनी है, ऑप्शन लगाने में नहीं करनी। वरना पता चला 40 सेकंड में क्वेश्चन तुमने कर दिया, ऑप्शन गलत लगा के आ गया, तो 40 सेकंड बेकार गई और माइनस पे और लेके जाएगा वो। ठीक। किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है, 1180 बेचने पर में हानि हो जाती है, कि अगर उसकी तुलना में 1800 में बेचने पर 4% अधिक लाभ। अच्छा, ये हानि वाला क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो कैसे करना? ये क्वेश्चन तो और इजी हो गया उससे भी। कैसे इजी हो गया? अब देखो 1800 में बेचने पर, वो 1750 में बेचने पर कितने रुपए का अंतर है? आप बोलेंगे ये तो 50 रुपए का अंतर है, लेकिन वो करा है 50 रुपए का जो अंतर है 4% के बराबर है।
किसके बराबर है 4% की। तो आप बोलोगे किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए 100% होती है किरण मूल्य। 100% कितना होगा, जब आप बोलोगे इसमें 25 की मल्टीप्लाई कर दो 100 बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा जब इधर 25 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 25 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 25 पंजे 125, 1250 इसका आंसर आ गया। आप बोलोगे कि पता क्या चला ये भी 125 है ये भी 125 है। अरे भाई यहाँ एक जीरो है तो एक ही जीरो तो आएगा, जीरो बढ़ने का मतलब ही नहीं है। 100% की वैल्यू तो पूछनी थी, क्रिया मूल्य क्या होता है 100%, तो कितनी आ जाएगी 1250। बात खत्म, इतना सा करना था बस ये। अब आंखों आंखों में कैसे करते, ये देखो यहाँ 750 है यहाँ 1850 का डिफरेंस है। 50 किसके बराबर है 4% की, जब 4% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ना 25 चौका 100, तो 25 पंजे 125, 1250। बिना पेन चलाए ऐसे करना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 की, ठीक है, और उस शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद क्या होगा। ये कैसा करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि 4% किसके वैल्यू होती है 4/100, कितना हो जाएगा ये 1/25। मतलब पहले शहर की जनसंख्या 25 थी, अब उसमें एक की वृद्धि हो गई तो वो 26 हो गई। पता क्या चलेगा, प्लस आएगा माइनस हो सकता है, दे रखा है वृद्धि, तो ये वृद्धि क्या था कमी, तो यहाँ माइनस कर देते हैं 25 से 24 हो जाती। अगले साल भी क्या हो जाएगी 25 से 26। अब आप बोलेंगे ये 25 × 25 करना पड़ेगा, इधर मुझे 26 × 26 करना पड़ेगा। 26 26 कितना होता है 676, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन 25 × 25 कितना होता है 625, वो किसके बराबर है, आप बोलेंगे तो इसके बराबर है, क्योंकि पहले जनसंख्या इतनी थी, तो ये पहले वाली तो है, ये बाद वाली है, ये है पहले ये है बाद में, इतना सब समझते हैं, ठीक है। तो 50 0 0 0, आप बोले पहले गुणा कर 25 25 625, उसके बाद में काटता कोई जरूरत नहीं है। 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 40 बार कट गया, 40 दूनी 80। अब 80 किसकी वैल्यू आई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। मुझे कितने की यूनिट वैल्यू चाहिए 676 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो अभी 8 जीरो का जीरो रहेगा, 8×6 48, यहाँ से लगे 4। अब आप बोलोगे यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दो तो होंगे नहीं। 4 8 7 56 और 4 कितने हो गए 60। 0 8 0 0 8 0 यही है, पूरा मैं कर ही नहीं रहा, वरना कर लो 8×6 48 और 6 54, ऐसे कर लो चाहे, पूरा में जरूरत ही नहीं है। 0 8 0 लास्ट में मिल गया, 0 8 0 मिल गया, आगे बढ़ो ना भाई, टाइम बचा, बात खत्म हो गई। कोई नहीं पूछ रहा कि पूरा आंसर निकाल के दिखा तूने कहाँ किया था, तूने निशान कैसे लगाया, कोई नहीं आगे देखने आने वाला। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 में सरकारी स्कूल की, मुझे ध्यान है। ये क्वेश्चन भी आया था बोर्ड के एग्जाम, क्लास 5 में बोलते थे बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तुम्हारा, और ऊंट को किसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और क्यों। मैंने बोला उसमें आंसर आता था ऊंट को, ऊंट की लंबी गर्दन का होता है, वैसे कुबड़ सा होता है उसके ऊपर, और नीचे उसके से पैर गद्दीदार लगा होता है ऐसे करके, और इसलिए वो आराम से चल पाता है रेगिस्तान में। इस तरह के तो होता है लगभग ऊंट, डायनासोर मत बनाना इसको, ऊंट ही है, ठीक है। रेगिस्तान में परिवहन के लिए ऊंट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको ऊंट को रेगिस्ताना जहाज कहा जाता है, इसमें गद्दीदार पैर होते हैं ना, तो आराम से चल पाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मानसरोवर झील के पास चिमयंगडुंग से निकलती है, और ये चाइना से निकल के भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद जो असम में आती है, इसको यहाँ पर दिहांग या देवांग के नाम से जाना जाता है। फिर ये आगे चल के गंगा से मिलती है, गंगा से मिलने के बाद ये कहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, फर्नांडिस ने क्या किया था, रेलवे हड़ताल की थी। आप पता है कि रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पुराने जमाने की रेल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आज के जमाने की तो खतरनाक खतरनाक रेल आ रही है। और हाँ, जब पहली ट्रेन चली थी उसमें कितने डिब्बे थे, कोई बताएगा मुझे। उसमें 13 डिब्बे थे, जब पहली बार ट्रेन चली थी अपने यहाँ। ओहो, पहले ऐसे ही होता था ना ये धुआं निकलने का, ये ट्रेन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 0.23 0.22, अच्छा आपको पता है कितना हो जाएगा 0.23/99 प्लस 0.22/99। आपको पता है कि /99 इधर भी जब इसका बेस सेम है, बेस मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, डायरेक्ट ऐड कर लो, 325 और 224/99। आपको पता है ये कट जाएगा 9 से, 9 5 जा 45, 9 बन जाए 19, तो 0.5/9। आपको पता है 1/9 कितना होता है 11 पॉइंट, नहीं 9.09 होता है, और 1/11 कितना होता है 11.11, वो छोड़ो, ये मैंने गलत लिख दिया, ये होता है हमारा 11.11, 1/9। ये याद रखने वाली वैल्यू फ्रैक्शन, 1/11 किसके बराबर होता है 9.09, इनमें यही सिमिलर है। 11 वाला आएगा तो 9.09, 9 वाला आएगा तो 11.11। अब आप किस किस में मल्टीप्लाई करनी है, आप बोले 1/9 नहीं है, ये तो हमारा 5/9 है, तो मतलब 11.11 में 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 0.5 से हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा ये
अरे मैंने ये शुरू से ही गलत कर दिया, यहाँ पे 11 आएगा, 11 बार, तो ये 9.09 इधर आएगा। ठीक ठीक ठीक, ये कैलकुलेशन तो गलत हो जाती है जल्दी जल्दी में, इसको ध्यान रखना है। ठीक, ये हो जाएगा 5/11। अब 1/11 कितना होता है? 9.09, तो 5 × 9.09, ये 5 नहीं है, 0.5 है, तो 45, 45, ये पॉइंट बोले यहाँ नहीं आएगा क्योंकि पहले 2 के बाद था, अब ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 11, तो ये यहाँ हो जाएगा इसकी वजह से, तो 45, 45, 45 ये वाला आंसर है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 2019 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019, ये करंट क्वेश्चन है, ब्राजीलियन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 74। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 करंट क्वेश्चन है। उस टाइम क्या थी अर्थव्यवस्था में, सूची में कितनी थी? 43 थी भारत की रैंक अर्थव्यवस्था सूची में। क्वेश्चन नंबर 75। भारत में और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण से संवितरण में अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की किससे होती है? कृषि से होती है। उसका ऋण इसी को दिया जाता है बैंकों द्वारा कृषि के लिए। 76। दो संख्याओं का महत्तम 15 है, एलसीएम 225 है, आंसर हो जाएगा ये। अरे कैसे हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आपको मैंने बता रखा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से एचसीएफ गुना ले से एलसीएम। पूछा क्या उसने? दूसरी संख्या पहली दे रखी है तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम अपॉन पहली संख्या। एचसीएफ कितना है आपके पास? 15, एलसीएम कितना है? 225। अब पहली संख्या कितनी दे रखी है? 45। यही आंसर है। कैलकुलेशन भी ना करवाई भाई तुमसे, सीधा पूछ लिया फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके छोड़ दो, कैलकुलेट भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 77। साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए, ए की वैल्यू हो जाएगी 0। अरे ये तुम्हें कैसे पता, याद है क्या? अरे नहीं भाई, साइन 2a क्या होता है? 2 sin a cos a, ये क्या हो जाएगा? 2 sin a, ये इसके इक्वल दे रखा है, तो मैंने साइन 2a को खोल दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a। अब 2 sin a से 2 sin a कट गया, क्या बचा? cos a, किसके बराबर? a की बार तो जाएगा 1 के बराबर। अब cos a में किसकी वैल्यू होती है? 1। आप बोलेंगे 0 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन 90 का उल्टा कितना होता है? cos 0। तो cos 0 में किसकी वैल्यू हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos से cos कट गया, a की वैल्यू आ गई 0, बात खत्म, 0 डिग्री। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है आपको पता है? माइक्रोसॉफ्ट में हम काम करते हैं, एक्सेल्स में हम काम करते हैं, गूगल्स पे हम सर्च करके देखते हैं, लेकिन नॉर्टन क्या होता है? नॉर्टन में क्या होता है? नॉर्टन एक सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात की गई है। ये कैसे सॉफ्टवेयर है? ये वर्किंग सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस नहीं है कोई भी। देखिए चल, ज्यादा पता ऑप्शन से आप खुद लगा देते। 35 लोग किसी काम को 24 दिन में करते हैं। अच्छा, मतलब 35 लोगों को जो है किसी काम को 24 दिन में निपटा देते हैं, ये मैन है, ये डेज है। ठीक, लेकिन 6 दिन तक काम करने के बाद, चलो कोई नहीं, तो 35 आदमी ने 6 दिन तक काम करा तो कितने का काम बच गया? 18 दिन का काम बच गया। यदि कुल काम को 16 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो समय से काम पूरा करने के लिए कितने अधिक लोग होंगे? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि 35 आदमी ने 18 दिन तक का काम बचा। अब इस बचे हुए काम को 35 में से कितने आदमी लगा दूं ताकि काम कितने दिन में पूरा हो जाए? 16 दिन में पूरा हो जाए। आप बोलेंगे 16 दिन लगाकर फटाफट शुरू करना शुरू कर दें, आंसर हो जाए गलत। क्यों? क्योंकि उसने कहा टोटल कुल 16 दिन में पूरा होना चाहिए। अरे 6 दिन तो आपने पहले यूज कर लिए, दिन बचा आपके पास 10। समझ रहे हो ना? मान लो कि एक कोई एग्जाम था आपका 20 तारीख को, और आपको किसी ने उन्होंने बनाई 1 तारीख को, मैंने बता दी वीडियो बनाकर कि 20 तारीख को आपका एग्जाम है, आपको ये फॉलो करना है। अब आपने वो वीडियो देखी 10 दिन बाद, आपको मिली 10 तारीख को, तो आपको 20 दिन की नहीं मिले, आपको केवल 10 दिन मिले क्योंकि आपने 10 दिन बाद देखी। 10 दिन तो निकल चुके हैं, तो आपके 10 दिन में वो काम पूरा करना पड़ेगा। ऐसे ये है कि 6 दिन तो वो काम कर चुके हैं, टोटल 16 दिन में काम पूरा करना था, तो काम बची 10 दिन, बचे दिन 10। अब इनको काट लो, 2 पंजे 10, 2 9 18, 35 × 9 मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 35 यहाँ भी 35 है, तो मेरे को पता है कहीं ना कहीं ये कॉमन आ जाएगा। 35 × 5 + 5 इसको मैं इधर ले जाऊंगा, हो जाएगा माइनस के, तो 35 मैंने कॉमन लिया, 9 - 5 ये तो बचा 5x, 5 × 35, और ये कितना बचा? 4 7 चौक 28, आंसर। पहले गुणा करोगे, फिर से गुणा करोगे, फिर उन्हें घटाओगे, फिर 5 से काटोगे, क्या जरूरत पड़ रही है मेरे भाई? जरूरत ही नहीं है, जब पड़ा जरूरत है तो भी करो, वरना इतने ऐसे कैसे लिखो, तुम मना थोड़ी कर रहा है। एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अच्छा, जब एक्स का मान 10 है तो वाई का मान क्या होगा? अब ये कह रहा है कि एक्स का मान अनुक्रमानुपाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एक्स का मान 10 है तो वाई का मान कितना है? 15, तो मतलब कितना है इसका? 1.5 गुना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक्स और वाई के मानों का अनुरूप नहीं है?
ठीक है, देखो ये भी इसका 1.5 गुना है, आपको दिख रहा है, ये भी इसका 1.5 गुना है, आपको दिख रहा है, ये भी इसका 1.5 गुना आपको दिख रहा है। देखो 25 गुणा 1.5, 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 7 7 37, और 1.1 के बाद 1 के बाद आपको दिख रहा है भाई, ये 1.5 गुना नहीं है, क्योंकि 15 15 225 होते हैं, एक के बाद पॉइंट लाएंगे तो 22.5 आना चाहिए था, ना कि 20। यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। निम्नलिखित में से किसे लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ली था। अब बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक, किसने की थी ये आप मुझे बताएंगे। एक पर्यटक एक शहर में स्थित नक्षत्रशाला देखना चाहता है। चलो साहब, एक पर्यटक है, मान लो पीछे पर्यटक हो गया, नक्षत्रशाला देखना चाह रहा है। वह रेलवे स्टेशन से पूरब की दिशा में चला। मान लो ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से चला वो पूरब की साइड में। मैं ऐसे मान लेता हूँ, जहां मैं खुद बैठा हूँ उस दिशा के साथ लगा लेता हूँ, सामने वाली मेरी पूरब है, दक्षिण है, उस हिसाब से बना लेता हूँ। अब एक तालाब पर पहुंचा, यहाँ आ गया हमारा पौंड, ये आ गया तालाब। ठीक, तालाब पर फिर बाएं मुड़ा, तो मेरा बाएं इधर की साइड है, मैं इधर भी मुड़ूंगा, साफ साफ बात है, बाएं मुड़ा। फिर तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, ओह तालाब बड़ा लंबा था, यहाँ तक था भी तालाब। ठीक, दूसरे किनारे पर पहुंच गया तालाब के। फिर दाएं मुड़ा, फिर इधर को मुड़ गया, शीघ्र ही वह तालाब के एक अन्य किनारे पर पहुंच गया, तो बस यहाँ ही रह गया, ये भी किनारा यहाँ तक है ना तालाब का, ठीक है पहुंच गया। फिर वह बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ गया, चलो इधर की साइड को, ये पहुंच गया। और नक्षत्रशाला पर पहुंच गया, मतलब नक्षत्रशाला एन से बनी डिनोट कर दी। अब नक्षत्रशाला के सापेक्ष पूरा पढ़ना क्वेश्चन, कभी देखो कि यार ये तो पूरब को है, इधर इसका उत्तर है, उत्तर पूरब लगा दो, ये रहा, काम खत्म हो जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो। नक्षत्रशाला के सापेक्ष, इसके सापेक्ष पूछा उसने, ना कि इसके। नक्षत्रशाला के सापेक्ष रेलवे स्टेशन जहां से ना स्टार्टिंग करी थी, किस दिशा में है? इधर क्या है उसका? पश्चिम। और उधर क्या है उसका? दक्षिण। तो ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ठीक, ऐसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन करने में जल्दी करनी है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? आप जानते हैं ओजोन कितना होता है? O3। तो ऑक्सीजन कितने परमाणु हो गए? 3 हो गए। सिंपल था। 8m³ - n³ इसमें किसके बराबर है? साफ साफ दे रखा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। क्या होता है? a - b, a² प्लस b² प्लस के ए बी। अब आपको को पता चलेगा कि यार ये क्या है, अरे ये 2m की होल क्यूब है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? 2m की होल क्यूब लिख सकता हूँ या नहीं? इसको मैं लिख सकता हूँ n³। तो हो गया ये a, ये हो गया b। तो कितना हो जाएगा ये? 2m - n, 4m² प्लस n² प्लस 2mn। कहाँ है? देखो इस ऑप्शन में है। 2mn, 4m² n² 2mn, पहले ही क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या दे रखा है? 4m² 4mn, ये गलत है, 4mn नहीं आएगा, -4mn नहीं आएगा, -2mn नहीं आएगा, ये आंसर सही है बस। क्योंकि हमारे पास ये तीनों प्लस में है, माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस आएगा बाहर से, ब्रैकेट के स्टार्टिंग में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर की स्थिति उस अक्षर के मान को दर्शाती है, यदि अक्सलरेशन के सभी अक्षरों का कुल योग क्या होगा? अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि जैसे E5 पे आता है तो 5 ही माना जाएगा, A1 पे आता है 1 माना जाएगा। तो इन हिसाब से इन सबको जोड़ के क्या आएगा? E कितने पे आता है? 5 पे, X आता है 24 पे, A आता है 1 पे, G7 7 7 टू टाइम्स आ गया तो 14 हो गया। E5, R18 और 1 19, T20 फिर से 9, फिर से O15, N14, इनको जोड़ लो। 5 4 9 1 10, 4 14, 5 19, 9 28, 28 और 9 कितने होते हैं? 37, 37 और 5 42, 42 और 2 46 का 6 कैरी 4, 2 1 3 4 6 7 8 4 12 126। कुछ भी नहीं था, सिर्फ एडिशन है, ऐड करके लिखना था। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेगरेंस को अच्छे इस तरह से लिखा जाता है, तो कूट भाषा में एक्सेलेंस को किस तरह से लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं इसने क्या किया है। तो मेरे को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, आगे पीछे करके सीधे सीधा मैं क्या लिखता हूँ, वर्डिंग से नंबरिंग कर देता हूँ। F6 R18 A1 G7 R18 A1 9 14 C3 E5 कर दी मैंने, नंबरिंग कर दी। ऐसे E5 S19 Z26 H8 Q17 मेरे को दिख रहा है यहाँ पे -1 +1 -1 +1 -1। बस ठीक है, मैं पूरा करूंगा ही नहीं, इसमें ये कर दूंगा। E5 X24 C3 E5 L12 E5 N14 C3 E5 -1 4 +1 25 -1 2 +1 6 -1 11 +1 13। देखो यहाँ से बात करनी है कि मैं आगे करूंगा।
ये होता है डी, ये होता है कितना हमारा बाई, ये होता है बी, ये होता है हमारा एफ, ये होता है के, ये होता है एम। डी बाई बी एफ के एम, डी बाई बी एफ के एम यहाँ भी है भाई। और देख लेते हैं -1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा डी। और भाई डी बाई के एफ बी एम। ये और देख लेते हैं +1 15, 15 कितना आता है ओ पे, ये डी ओ यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ ओ नहीं है, ये डी बाई बी बाई ये नहीं होगा, डी बाई बी एफ के एम डी क्यू, हाँ ओ होना चाहिए था, डी बाई बी एफ के एम डी ओ, ये सही है देखो, डी बाई बी एफ के एम डी ओ। लास्ट की साइड से करते जल्दी हो जाता। नेक्स्ट की बात करते हैं। मनोज सपना का पति है, ये हो गया हमारे मनोज, और ये होगी हमारी सपना। जिसकी माँ, जिसकी मतलब किसकी, अगर जो जिस जिसका जिसको जिया जाए तो ये पहले वाले के लिए होगा, किसके लिए, सपना के लिए होगा। जिसकी माँ मतलब सपना की माँ कौन है, नीलम, ये होगी नीलम। नीलम का पोता आदित्य है। अब नीलम का पोता आदित्य कब होगा, जब नीलम का कोई लड़का होगा। अब लड़का नीलम का होगा मानो ये, अब इसका भी लड़का होगा, ये हो गया हमारा आदित्य, तभी तो होगा। अब लड़के का लड़का, लड़की का लड़का तो देवता हो गया ना, लड़के का लड़का होगा पोता। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। नीलम का पोता आदित्य है जो शेफाली का भाई है। अब शेफाली का भाई कौन है, नीलम का पोता आदित्य जो शेफाली का भाई है। ये आदित्य जो है, दो मैंने गलत, एक लगेगा, तो पत्नी के लिए लगाता हूँ दो। शेफाली, ये होगी हमारी शेफाली। आदित्य शेफाली का भाई हो गया। अब शेफाली को माइनस प्लस नहीं लिखूंगा, कुछ उसने नहीं बोला शेफाली मेल है फीमेल है, उसने बोला पोता तो मतलब मेल है। पोता कौन है, आदित्य। आदित्य कौन है, शेफाली का भाई, हो तो शेफाली किसी लड़की का नाम है। जब तक नहीं कही तब तक आपको तरफ से कुछ नहीं मानना। शेफाली मनोज की पत्नी के भाई विजय की बेटी है। शेफाली मनोज की पत्नी के भाई, ये हो गया विजय की बेटी। वो साफ साफ हो रहा है, जब इसकी ये इसका भाई है तो ये तो कुछ ना कुछ होगा, भाई होगा, इसकी बहन होगी, सीधी सी बात है। कि बेटी है, बेटी कहती तो मतलब ये अभी पता चल गया पक्का कि ये फीमेल है। सपना का शेफाली से क्या संबंध है, ये हमारी सपना, ये हमारी शेफाली, तो मतलब ये इसके क्या होगा, पिताजी, पिताजी क्या होगी, क्या ये बहन, तो बहन क्या होगी, बुआ। पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ। क्योंकि ये विजय क्या है, इसके पिताजी, पिताजी की ये क्या है, बहन। कितना सिंपल था। रिश्तों को अपनी तरफ से माने चले करो, ये हम ही है और हमसे ही बात कर रहा है, तो अपने अपने रिश्ते को तो चले करो उसी हिसाब से। यदि सी का अर्थ घन है, अच्छा था, और ए का अर्थ प्लस है, चलो देख लेते हैं। तो 3 + 6 मल्टीप्लाई 6, बी का अर्थ माइनस है 3, अच्छा बीच में एक डिवाइड है, ये रहा डिवाइड। 6, बी का अर्थ क्या है, -4, और ए का सिंबल क्या है, +3 - 2। देख लो ए दे रखा है ना बीच में, ये मैंने ए क्या है हमारा प्लस, बी क्या माइनस माइनस। ठीक, और इसका सी क्या है, घन, मतलब 3, इतना करना है। तो देखो 3 + 6 कितना होते हैं, 9, और 6 - 3 कितना होते हैं, 3। तो ऊपर तो क्या आ गया, 9 × 3, नीचे क्या हो जाएगा, 6 - 4 2, 3 - 2 1, ये कितना हो गया, 3, 3, 3 से 3 कट जाएगा। 9 की पावर कितनी आ जाएगी, ये 3 जो दे रखा है। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729। कितना सिंपल था, जैसे जैसे कही वैसे वैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अब आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल है इस तरह से, उसके आगे ये है हमारा एक तीर, फिर क्या हो गया, तीर इधर आ गया, इधर की साइड पहुंच गया, चलो ट्राइंगल इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, दोनों में सेम हो गया। अब उसने क्या किया, इधर की साइड में ये तीर था, ये ट्राइंगल था, अब उसने एक ट्राइंगल इधर ऐसे बढ़ा दिया। पहला दो क्या किया, सेम सेम करके घुमाया, उसके बाद बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसने इसको इधर कर दिया होगा, इसको इधर घुमा दिया, तो ठीक है, तीर इधर, ये ट्राइंगल इधर, ये ट्राइंगल इधर, घुमा दिया। अब क्या किया उसने, अब जब ये इसके सेम था, ये इसके सेम होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे तुरंत आने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमें एक चीज बढ़ानी पड़ी थी, पहले एक बार घुमाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक बार घुमाया, अब यहाँ एक बढ़ेगा। अब क्या बढ़ेगा, ट्राइंगल बढ़ेगा या तीर बढ़ेगा। अब तुम देखो ऑप्शन के हिसाब से वो कैसे, देखो इसमें भी क्या है, दो ही ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, मतलब अब बढ़ रहा है इसमें एक सर्कल, एक नई आकृति आ रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, दो ट्रायंगल एक सर्कल आ गया। लेकिन देखो तीर का निशान उसने कहीं भी चेंज नहीं किया। ठीक, तो तीर का निशान कहीं भी चेंज नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो तीर का निशान नीचे कोई था, नीचे कोई रहेगा, कितना सिंपल था देखो। जरूरत भी नहीं थी इसकी भी, जीरो पीरो की भी, तीर से बन गया है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन नंबर 90। एक कॉलेज छात्र छात्रों विषय को अच्छी है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन, चलो पढ़ लेते हैं। एक कॉलेज में एक छात्र छात्रा को दो विषय का चयन करना है, जैसे कि यदि कोई छात्र छात्रा संशास्त्र विषय का अध्ययन करती है, अच्छा, तो वह फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन करना होगा। अच्छा, जो इतिहास का अध्ययन करती है उसे मनोविज्ञान चयन नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, समझ गया। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। एक छात्र छात्र दो विषय पढ़ते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट है मेरे पास, मैं दो हूँ। मेरे पास अगर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल वाला फिर मैंने रूल बना दिया कि मैथ ही पढ़ सकता हूँ, बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो सकता है। ठीक। अब क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल दिया, यदि कोई छात्र दर्शन शास्त्र पढ़ती है, कोई दर्शन शास्त्र पढ़ती है, तो उसे फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन करना होगा, तो प्लस में फ्रांसीसी उसको लेनी होगी। चलो, इसके दो सब्जेक्ट तो पूरे हो गए। मान लो कोई भी छात्र हो, मुझे मतलब नहीं है, दो सब्जेक्ट पूरे हो गए। जो इतिहास का अध्ययन करती है, जो हिस्ट्री पढ़ती है, वह मनोविज्ञान नहीं ले सकती, तो उसके साथ साइकोलॉजी मतलब PSY नहीं आ सकती। ठीक है। फ्रांसीसी भाषा का छात्र, तो ये मैंने यहाँ क्या लिया था इसके साथ में, फ्रांसीसी भाषा, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। अच्छी अच्छी, दर्शन शास्त्र का एग्जाम्पल था ये। अब उसने यहाँ से पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो इतिहास का अध्ययन करती है। यहाँ से स्टार्ट है, फ्रांसीसी भाषा के छात्र इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। अब फ्रांसीसी मैंने मान लिया, तरी फ्रांसीसी है, तो इसके साथ में हिस्ट्री, ये इतिहास नहीं आएगा, जो भी हिस्ट्री है ये हमारी। ठीक है, समझ गए। फ्रांसीसी भाषा के छात्र स्पेनिश का विकल्प भी नहीं चुन सकता, इसके साथ स्पेनिश भी नहीं आएगा। अरे तो क्या पढ़ेगी ये फिर, आगे देख लेते हैं। इसके साथ स्पेनिश भी नहीं आएगा। केवल इतिहास के छात्र राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास के साथ तो आगा राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, तो इसके दो सब्जेक्ट हो गए पूरे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मनोविज्ञान में किसी भी छात्र ने समाज शास्त्र का विकल्प नहीं चुना। जो साइकोलॉजी पढ़ता है उसके साथ समाज शास्त्र नहीं आएगा, समाज शास्त्र नहीं आएगा, समाज शास्त्र ये कर लिया था मैंने, स्पेनिश थी। अच्छे, समाज शास्त्र नहीं आएगा, ये काट दिया। ये समाज शास्त्र नहीं आएगा तो मान सकते हो समाज शास्त्र यहाँ आ जाएगा। ठीक। अब जब समाज शास्त्र यहाँ आ गया, हिस्ट्री तो ऑलरेडी ये आ गई, बची क्या हमारी, स्पेनिश, तो यहाँ स्पेनिश आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई यही सब्जेक्ट है, घुमा फिरा के पढ़ने हैं। तो यदि ऐसा है तो मनोविज्ञान के छात्र छात्रा को किसी दूसरे विषय का अध्ययन करना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो मनोविज्ञान वाला क्या पढ़ रहा है, स्पेनिश पढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही करना होता है एग्जाम में भी। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो लगता है तुमसे नहीं बनेगा, थोड़ा भारी लगता है, उसको धीरे धीरे सोल्व करो, स्टेप बाय स्टेप, जल्दीबाजी मत करो उसमें, जल्दीबाजी करो तो वैसे ही गलत हो जाएगा वो तो। जो लगता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, उसमें जल्दीबाजी खींच दो। पुस्तक लेखक फिल्म, पता है कि पुस्तक लिखने वाले को डायरेक्टर लेखक बोलते हैं, ऐसे फिल्म लिखने वाले को डायरेक्टर बोलते हैं, जो उसका निर्देशन करता है। ठीक। राइटर मत लगा देना, पुस्तक के लिए राइटर आता है, निर्देशक आता है उसके लिए। गत्ते के बॉक्स, कांच के गिलास और क्या है, लकड़ी के स्टूल है। पता है गत्ते का बॉक्स अलग चीज है, कांच के गिलास अलग चीज है, लकड़ी के स्टूल अलग चीज है। ठीक है। छह व्यक्ति क्या क्या है, अध्यापक है, वकील है, राजनेता है, डॉक्टर है, कलाकार है और लेखक है। यदि एक षटकोणीय आकृति के मेज के चारों ओर बैठे हैं, मैंने मान लिया ये षटकोणीय आकृति है मेरी, और इसके चारों ओर बैठे हैं छह व्यक्ति। ठीक, एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, चार ये रहा, पांच ये रहा, छह, पूरे छह हो गए। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं है, छोड़ो मुझे पता नहीं कहाँ बैठे हैं। तो अध्यापक डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है, ये हो गया मेरा टीचर, ये हो गया मेरा डॉक्टर, ये हो गया मेरा एडवोकेट। एडवोकेट, ठीक है, ये डॉक्टर हो गया, ये मेरा टीचर टीचर हो गया। समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि आप इसको एक और बना लो, क्यों बना लो, तो अगर मान लो कि किसी वजह से ये टीचर है, तो इधर हो सकता है डॉक्टर, हो सकता है इसके दाएं तरफ बैठा हो, ये हो सकता है इधर की साइड बैठा हो। मैं बोलूँ बिल्कुल सही बात है, हो सकता है भाई। राजनेता डॉक्टर बगल में बैठा है, राजनेता इधर हो गया, आर से राजनेता हो गया, ये आर से राजनेता हो गया। इनमें से कौन वकील और लेखक के बीच में बैठा है, वकील और लेखक अभी नहीं पता। अब मैंने ये वाली लाइन छोड़ दी थी ना शुरू में, मुझे पता नहीं, तो अब मैं इसको देख रहा हूँ पढ़ के, कुछ हेल्प करती है क्या। वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं है, वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो वकील और लेखक मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर मैं मान लूं ये वकील ऑलरेडी दे रखा है और लेखक एक दूसरे बगल में नहीं, तो लेखक हो गया इधर, हो जाएगा ना राइटर, इधर हो गया। ऐसी वकील और लेखक, ये वकील है हमारा ये वाला, और लेखक इसके पास नहीं आएगा, तो लेखक इधर आ जाएगा राइटर। बोलो ठीक बात है। बचा क्या हमारे पास अब, कलाकार, कलाकार मतलब कि कलाकार। ठीक। तो उसने बोला इनमें से कौन वकील और लेखक के बीच में बैठा है, वकील के और राइटर मतलब लेखक के बीच में बैठा है, कलाकार। कलाकार, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, ठीक है, वही है कलाकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रेगुलेशन को क्यू डी एफ टी एच इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा? कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। अब इसमें कुछ भी सेम नहीं हो रहा, तो भाई जब पता ही चल रहा है मेरे को, एक चीज समझ में आ रही है कि R18 पे आता है, Q17 पे आता है, तो -1 किया है। E5 पे आता है, D4 पे आता है, -1 किया है। G7 पे आता है, F6 पे आता है, -1, सब में -1 किया है। तो S में से एक कम करूंगा तो कितना आएगा? 18 मतलब R। इसमें कितना आ जाएगा? WX/MN, तो ये हो जाएगा OPQRSTUV। M 13 पे आता है, समझे? जैसे समझ में आता है भाई। तो L 12 पे आ गया। P 16 पे आता है, O 15 पे आ गया। तो RXLO कहाँ है? आप बोलोगे ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब क्या करूं मैं? लास्ट की साइड से ट्राई करता हूँ, तो भी ये LT है, ये भी LT है, ये LH है। ये देख लेता हूँ। और M किस पे आता है? 13 पे, तो 12 पे हो गया LM, L आ गया। फिर U का होगा कम, 21 पे, तो हो जाएगा T, LT। तो ये भी खत्म। बचे क्या हमारे? दो। एक और चेक कर लेता हूँ। U हो गया हमारे पास, और ये I हो गया 9 पे, तो H हो जाएगा 8 पे। तो LTH, LTH लास्ट से करता तो मैं पहले पकड़ पाता। इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, ये तक करने के तरीके होते हैं। दी गई तालिका के आधार पर यह निर्धारित करें कि 2005 से 2006 तक किस अधिक प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुई है। 2005 से 2006 तक देखो, यहाँ पे कितना है? 55। 2005 में यहाँ कितना है? 85। तो डिफरेंस कितना का गया? 30 का। यहाँ कितना है? 66। यहाँ कितना है? 99। डिफरेंस कितना का गया? 33 का। तो ज्यादा वृद्धि किसमें होगी? रिवर डी में, उत्तरांचल में। कितने की? 33 की। उसने पूछा है कितने की वृद्धि हुई? 33 की वृद्धि हुई उत्तरांचल में, नदी झील में। ठीक है, यही पूछा 33 की। ये तो कम है, ये तो ज्यादा है। कितने की वृद्धि? परसेंट परसेंट भी नहीं पूछा, उसने सिर्फ पूछा कितने की वृद्धि हुई। 33 की वृद्धि हुई। इनमें से कौन सा? अच्छा, दर्पण बताना है। मान लो दर्पण कहाँ रखा है, जब भी बताने रखा हो तो उसके दाईं ओर रख देते हैं। तो ये एन से स्टार्ट होगा, OIT। एन मैंने सीधा बना दिया, उल्टा एन बनेगा। उल्टा एन का मतलब क्या है? इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, ये उल्टा एन। AU, फिर एन का ध्यान रखो इस तरह से। IS का ध्यान रखो इस तरह से। फिर एन का ध्यान रखो इस तरह से। आई। आप देख लो कहाँ बन रहा है। NOTIAUNISN, ये क्या दे रखा है लास्ट में? आई है, आई होगा, ये क्या दे रखा है पता नहीं। इसमें गड़बड़ कहाँ दिख रही है मुझे? इसमें गड़बड़ दिख रही है मुझे। आप बोलेंगे साफ साफ एन ही सीधे दे रखा है इसमें तो। अरे नहीं, एन तो उल्टा ही है यार। क्योंकि इधर बड़ा की तरफ है, फिर ऊपर की साइड जा रहा है, तो ठीक है, दे रखा है। ओ है, NOIT, NOTI, ये गलत दे रखा है। देखा, ऑर्डर भी चेंज कर रखे हैं। अक्सर सारे उल्टे हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज है। NOIT, 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 AUNSI, AUNIS, AU, गलत हो गया। AUINS, AUNIS, ये भी गलत है। ऑर्डर गलत है, ये सही है बस। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कितना घुमाने की बात की है क्वेश्चंस को। दिए गए ग्राफ में 6 शहर दे रखे हैं। अच्छा, ABCDEF में पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या बतानी है, इसे दर्शाई गई है। सभी शहरों में कुल बेरोजगार महिला और कुल रोजगार पुरुषों की संख्या का अनुपात दे रखा है। अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? मेल है और फीमेल है। मेल है ब्लू वाले, फीमेल है रेड वाली। जो ये ब्लू वाले हैं, ये तो है हमारे मेल। ये जो रेड वाली है, ये है हमारी फीमेल। वैसे गुस्से में रेड ही रहती है फीमेल। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कुल बेरोजगार पुरुषों की संख्या का अनुपात बताना है। कुल बेरोजगार महिला है, कुल बेरोजगार पुरुष, टोटल बताना है। कुल बेरोजगार महिला और कुल बेरोजगार पुरुष। आपको दिख रहा है यहाँ तो इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। यहाँ जो अलग अलग है उनको ले लेते हैं। तो पहले मेल ले लेते हैं, 50, 40, 90 और 60, 150। फिर ले लेते हैं फीमेल, 70, 50, 120, 120, और ये कितना दे रखा है? शायद 30 है। 120 और 30, 150। ये 150 हो गया। यहाँ भी 150 मेल, यहाँ 150 फीमेल। 1:1 आ गया। कितना सिंपल था। आप चाहे सारे को पहले मेल ऐड करोगे, सारे फीमेल ऐड करो, अरे जो यहाँ इक्वल है वो तो इक्वल ही रेशियो रहेगा ना, उसमें क्या चेंज आ रहा है? जो अलग अलग है उनको देख लो।
वो तो ऑलरेडी बंद, इसी बंद में है। वरना आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, आपके पास हो जाए टाइम हो तो भाई। टाइम इसलिए होता है जो क्वेश्चन हमें लगता है कि हाँ ये सीरीज है, उसको स्किप करो, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ो, फिर उसके बाद जब टाइम बचे उसमें जाकर उसको ऐड करो, क्योंकि सीरीज जो नंबर सीरीज होती है 3 से 5 मिनट लग लेती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी पढ़ी हुई है, तुमको पहली दिमाग पहली बार में तो लॉजिक समझ आ जाएगी, ये वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, घर बैठे करने और एग्जाम में करने सबकी आसमान का अंतर होता है। अब बात कर लेते हैं पंखुड़ी, बाह्यदल, पराग, ये सब किसी फूल के हिस्से होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, मान लो ये फूल है मेरा इस तरह का। तो इसमें जो होता है, इसमें एक पंखुड़ी क्या होगी, इसकी पंखुड़ी, और ये अब इसमें स्त्री केसर, ये पुंकेसर, इसमें पराग हो गया, और नीचे उसकी डंठल हो गया इस तरह से लगा हुआ। ठीक, ये हमारा फूल बन गया। अगर हम रेड से बनाता ज्यादा अच्छा लगता। अब उसमें क्या होता है, अस्थिबंध, मतलब जिसे बोलते हैं स्नायु, ये अलग चीज है। अस्थिबंध कहाँ होता है, हड्डी पड्डी की बात कहाँ से आएगी फूल में। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का उल्टा अप्रत्यक्ष होता है, तो भिन्न का उल्टा समान हो गया। भिन्न मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब सिमिलर, सेम। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी दिए गए में, अच्छा ये कुछ नंबर्स, ये कुछ दे रखे हैं अल्फाबेट, अनुक्रम को उल्टा कर दिया जाए, मतलब कि ये स्टार्ट है, फर्स्ट है, ये लास्ट है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट। क्या बन जाएगा ये, पहला शुरुआत, ये बन जाएगा लास्ट। ठीक, तो अक्षर कौन सा होगा जो डी से पहले आए। डी से पहले आए मतलब कि डी के पहले एफ ही आ रहा है, देखो ये फर्स्ट तो अब इधर हो गया ना। उसने कहा उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने के बाद जो फर्स्ट था वो लास्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट लास्ट था वो फर्स्ट हो जाएगा। तो अभी इसके जो बाद में था वो इसके पहले हो जाएगा। डी के बाद देखो एफ है, डी एफ जी, डी के बाद में एफ है, लेकिन अभी इधर पहले हो गया ना, ये तो पहले हो गया, तो बाद में इधर हो गया, तो डी के पहले माना जाएगा अब एफ। तो उसने पहले ही पूछा, तो डी से पहले आता है। ठीक, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको उससे एक क्वेश्चन सीखना मिला है, कुछ नया मिला है, या आपको लगता है कि हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।